हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करेंगे अपने ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स के यूनिट नंबर 5 के बारे में, जो कि यहाँ पे इस सब्जेक्ट के ऊपर लास्ट वीडियो होने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने बाकी जितने भी यूनिट है 1 2 3 4, इसके अलावा हमारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी हम लोगों ने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। सभी की वीडियो आप लोगों को यहाँ पे प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो आप चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो। और उसके अलावा नोट्स, सभी टॉपिक्स की नोट्स आप लोग को यहाँ पे वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगी। और ये वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे के अंदर इसकी भी नोट्स अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, ये जो यूनिट नंबर 5 है ना, तो आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है, ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो अब ये जो प्रोफेशनल एथिक्स है ना, तो इसी के ऊपर थोड़ी बहुत हमारी यहाँ पे कह सकते हो यूनिट नंबर 5 हमारी बेस होने वाली है। और देखिए, थोड़ी बहुत ही सिंपल सी ही यूनिट है अगर देखा जाए ना, तो इसमें अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा है 1 2 3 4 में जो भी पढ़ा है, वही सारी चीज़ें थोड़ा बहुत कंबाइन होकर यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेंगी। यानी कि जो टॉपिक्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े ना, वही सारे टॉपिक्स आप लोग को इसमें दोबारा से थोड़ा सा रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगे। बस थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे उनको अपने प्रोफेशनल एथिक्स के हिसाब से चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। और और हाँ, यहाँ पे 1 2 टॉपिक हैं जो कि मैंने थोड़ा सा यहाँ पे स्किप भी किए हुए हैं, क्योंकि वो मतलब ज़्यादा अच्छी, तो पहली बात उसकी नोट्स मुझे मिल भी नहीं रही थी, और उतना कभी एग्जाम वगैरह में भी मुझे नहीं लगता कि पूछा गया है, तो इस हिसाब से है। बाकी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में। देखिए, अगर हम लोग नाम सही समझे, प्रोफेशनल एथिक्स यानी कि प्रोफेशन, यानी कि देखिए आप लोग जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपका प्रोफेशन है, ठीक है। अब जैसे आप लोग स्टूडेंट रहो तो स्टूडेंट भी आप लोग का एक प्रोफेशन है, या फिर कभी आप लोग जो है काम करोगे तो वहाँ पे जो भी आप काम करोगे वो भी आपका प्रोफेशन होगा। तो वहाँ पे कौन कौन से एथिक्स जो अप्लाई होते हैं, वही हो जाता है हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स। और एथिक्स देखिए क्या होता है भाई, एथिक्स हमारे वो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमें बिहेव करना चाहिए जिनके हिसाब से, ताकि हम लोग सोसाइटी मतलब जिनको वैलिडेट करती है। जैसे कि भाई हमें हमेशा ईमानदारी के साथ रहना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, ठीक है। और हमें दूसरों के साथ एक मतलब एक अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें एथिक्स के अंदर आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रोफेशनल एथिक्स रिफर्स टू द मॉरल प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट गाइड इंडिविजुअल्स इन देयर प्रोफेशनल बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। यानी कि देखिए, जो उनका प्रोफेशनल बिहेवियर होता है, ठीक है, उनके प्रोफेशन में जो उनका बिहेवियर है और जो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं वो सभी चीज लोग, ठीक है, तो उसमें जो भी प्रिंसिपल्स यहाँ पे गाइड करते हैं वही सारी हो जाती हैं हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स। बाकी देखिए, इट इंक्लूड्स वैल्यूज एंड ड्यूटीज दैट मस्ट बी फॉलोड बाय प्रोफेशनल्स इन देयर वर्क एनवायरनमेंट टू इंश्योर फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। और यहाँ पे देखिए, ये हमारी वो वैल्यूज होती हैं जो कि हमारा जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनको फॉलो करना ही चाहिए अपने वर्क एनवायरनमेंट में, ताकि वो यहाँ पे क्या हो, वो यहाँ पे फेयरनेस मेंटेन कर सके, ठीक है, निष्पक्षता, और यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटीग्रिटी यानी कि अपनी अखंडता बनाए रखें। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे हमारी होती हैं प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने जो है की प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रिंसिपल आ जाता है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि जो भी हमारा वर्क स्पेस है, हमें वहाँ पे जो है हमेशा सही चीज़ें करनी चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, ठीक है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, और हमें यहाँ पे चीटिंग या फिर ऐसा जो है किसी को मिसलीड नहीं करना चाहिए अपने फ़ायदे के लिए, हम किसी को गलत चीज़ें बता रहे हैं ताकि उसका नुकसान हो जाए। तो ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, तो यहाँ पे देखिए भाई, जो भी काम आप लोग करो, ठीक है, उसकी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, आप उसके लिए जिम्मेदार हो। अगर कोई गलत चीज़ भी आपसे हुई है, ठीक है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और अपनी गलतियों से सीख रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई गलत चीज़ हो रही है तो आप लोग छुपा रहे हो उसकी, या फिर उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाह रहे हो, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और फिर हमारा आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। देखिए, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे गोपनीयता। तो भाई देखिए, जैसे आप लोग कहीं भी काम कर रहे हो, तो जैसे भाई हर कंपनी की राइवलरी कंपनी भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ना हो कि मान लीजिए आप एक्स कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, और कल को आपने एक्स को छोड़ के वाई कंपनी ज्वाइन करी, और वहाँ पे जाके आप एक्स कंपनी के जो भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उनको वहाँ पे शेयर कर रहे हो। वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एक एथिक्स आप लोग को यहाँ पे मेंटेन रखनी चाहिए कि प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे प्राइवेट ही रखना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे स्किल एंड कॉम्पिटेंस की बात करें, तो यहाँ पे देखिए भाई, हमेशा यहाँ पे अपनी नॉलेज एंड स्किल को इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि जितना आप लोगों ने सीख लिया बस वही काफ़ी है। हमेशा हर दिन जो है हमें कुछ नया सीखते रहना चाहिए, अपनी जॉब को अच्छे से करना चाहिए, और हमें यहाँ पे गुड सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए ना। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमें यहाँ पे फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी, ठीक है, हमें यहाँ पे भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है, निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए, हमें सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बी रिस्पेक्टफुल, तो हमें यहाँ पे सबके साथ भाई रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, पोलाइट, ठीक है, जेंटल होना चाहिए। और फॉलो लॉज एंड रूल, तो यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे आपके प्रोफेशन के रिगार्डिंग जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस हैं उनको आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक फ्रॉड या फिर करप्शन, ठीक है, भ्रष्टाचार वगैरह में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं, कुछ खास थोड़ी है।
बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, अगर हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखिए, जब भी आप लोग यहाँ पे क्या होता है कि अपने वर्क स्पेस में आप लोग अपना एक एथिक्स फॉलो करते हो, अच्छे से रहते हो, अपना काम अच्छे से करते हो, ईमानदारी से रहते हो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है आप लोग जो है वर्क करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है भाई, आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है, लोग आप पे भरोसा करते हैं, आपकी रेपुटेशन वहाँ पे इंप्रूव होती है, ठीक है, और यहाँ पे आप कोई भी गलत चीज़ों में नहीं पड़ते हो, ठीक है, मिसकंडक्ट में आप मिसकंडक्ट नहीं होता है आपसे। और यहाँ पे देखिए, जब आप लोग अच्छे से अपना काम करोगे तो आप कभी भी कोई लीगल ट्रबल यानी कि कोई किसी भी लीगल केस में नहीं फंसोगे। और उसके बाद यहाँ पे जो है, जब आप लोग सभी लोग अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे तो यहाँ पे एक बेटर वर्क स्पेस क्रिएट होता है। तो ये सारी हमारी प्रोफेशनल एथिक्स की कुछ इंपॉर्टेंस हो जाती हैं ना। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने जो है कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में। देखिए, कॉम्पिटेंस हम लोगों ने देखा ही था, एक इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस, अगर आप लोग को याद हो तो देखिए, कॉम्पिटेंस मतलब क्या होता है, किसी काम को करने की एबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए भाई, जैसे हमारा प्रोफेशनल एथिक्स है, तो प्रोफेशनल एथिक्स मतलब क्या होता है कि हमें यहाँ पे एक अच्छे से अपना काम करना है, अपनी ईमानदारी को बनाए रखना है, ठीक है, हमें जो है चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, रिस्पॉन्सिबल होना है। तो वो सारी चीज़ें कब होंगी, वो सारी चीज़ें तब होंगी जब आप जो है वो सब चीज़ों को करने के लायकदार होगे, ठीक है भाई। सभी लोग थोड़ी इतना अच्छे से काम कर पाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे वही चीज़ है कि देखिए, जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा तभी आप अपने जो है प्रोफेशन में एथिक्स को मेंटेन कर पाओगे। और कॉन्फिडेंस मतलब क्या है कि आपके अंदर स्किल है, नॉलेज है, एबिलिटी है, ताकि आप अपना जॉब जो है इफेक्टिवली और रिस्पॉन्सिबली परफॉर्म कर पा रहे हो। और उसके बाद देखिए, इट इंक्लूड्स अ कमिटमेंट ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट टू मेंटेन हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। और यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर हमारे कमिटमेंट होता है कि हम कंटिन्यू लर्न करेंगे। देखिए, वही चीज़ है कि हमें ऐसा नहीं है कि जितना हमें आता है बस वही हमारे लिए काफ़ी है, हमें हर दिन कुछ नया सीखते रहना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी अगर हम लोग इससे कुछ सैलेंट फीचर्स की बात करें, ठीक है, कि क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, तो यहाँ पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है क्लैरिटी अबाउट द कॉम्प्रहेंसिव ह्यूमन गोल्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे यूनिट नंबर 4 में 3 में देखा था कॉम्प्रहेंसिव ह्यूमन गोल्स, अगर आप लोग को याद हो। तो कॉम्प्रहेंसिव ह्यूमन गोल्स का क्या मतलब है भाई, कि हमें यहाँ पे उन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए जो कि हमारे लिए सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि हर एक प्रजाति के लिए, हर एक ह्यूमन के लिए जो है, ठीक है, सोसाइटी के लिए हमारे यहाँ पे कुछ गोल्स होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं, ठीक है, कि हमारा हैप्पीनेस हो और हमारा प्रॉस्पेरिटी हो, ये सारी चीज़ें, तो उनकी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, कॉन्फिडेंस इन्वॉल्व सर, और खुद में भरोसा होना चाहिए कि आप यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद म्यूचुअल फुलफिलिंग बिहेवियर, यानी कि देखिए, आपके आसपास मान लीजिए जितने भी प्रोफेशन में लोग इन्वॉल्व है, तो सभी के साथ एक म्यूचुअल फुलफिलिंग बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है, कि आप कि मान लीजिए आप किसी से कुछ हेल्प ले रहे हो, तो ठीक है, तो बदले में भी आप उसकी कुछ हेल्प करो। उसके बाद देखिए, म्यूचुअली इनरिचिंग इंटरेक्शन विद नेचर, और नेचर के प्रति भी आप लोग की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि नेचर से अगर आप लोग कुछ रिसोर्सेज ले रहे हो तो बदले में आपका भी एक कर्तव्य है कि आप लोग भी यहाँ पे उसके प्रति जो है अच्छे से चीज़ें करो। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है एक साइलेंट फीचर्स हो जाती हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए, डेवलपिंग एथिकल कॉम्पिटेंस इन द इंडिविजुअल इज द ओनली इफेक्टिव वे टू इंश्योर प्रोफेशनल एथिक्स। तो सिंपल सी बात है, जैसा कि मैंने बोला कि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना, तभी आप लोग यहाँ पे अपने प्रोफेशन में एथिक्स को मेंटेन कर पाओगे। तो ये सबसे जरूरी चीज़ होती है। बाकी इट इंश्योर्स दैट प्रोफेशनल्स कैन परफॉर्म देयर ड्यूटीज इफेक्टिवली, मेक एथिकल डिसीजंस एंड कंटिन्यूअसली इंप्रूव देयर स्किल्स। तो वही चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे अच्छे से अपना काम कर पा रहे हैं, अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हैं। बाकी देखिए, अ कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल डू नॉट एक्सेल्स इन देयर फील्ड बट ऑल्सो अपहोल्ड एथिकल स्टैंडर्ड्स बेनिफिटिंग बोथ देयर प्रोफेशन एंड सोसाइटी। तो यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल होता है, यानी कि ऐसा ऐसा इंसान जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, ठीक है, अपने प्रोफेशन में एथिक्स को मेंटेन करने की, वो अपने फील्ड में ही अच्छा नहीं करता है, बल्कि वो यहाँ पे जो है ऐसा काम करता है जिसकी वजह से उसके प्रोफेशन में तो अच्छा होता है, बल्कि वो सोसाइटी के लिए भी यहाँ पे अच्छे से काम करता है, ठीक है, क्योंकि वो अपना काम जब अच्छे से करेगा, ठीक है, तो उससे एट लास्ट में कोई भी कॉर्पोरेट है तो वो चल किस पर बेस पे रहा है कि वो जो है कह सकते हो वो चल तो सोसाइटी के बेस पे रहा है, कि जहाँ पे कुछ सोसाइटी की ज़रूरतें होती हैं उन्हीं के बेस पे सारे बिजनेस चलते हैं। तो जब यहाँ पे जो बंदा है, ठीक है, वो अच्छे से अपना काम करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे सोसाइटी को भी यहाँ पे उससे फ़ायदा होगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आ जाता है हमारे यहाँ पे नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। अब यहाँ पे इसको देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। नेचुरल एक्सेप्टेंस हम लोगों ने देखा ही था अपने फर्स्ट यूनिट में ही। और ह्यूमन वैल्यूज, देखिए ह्यूमन वैल्यूज भी हम लोगों ने देखी अपने यूनिट नंबर 3 में, कि हमारी कुछ 9 फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यूज होती है, ठीक है, जैसे ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस। तो यहाँ पे देखिए, इस टॉपिक का मतलब क्या है कि ये जो हमारी सारी वैल्यूज हैं, इनकी यहाँ पे नेचुरल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए हर एक इंसान में, ठीक है। कह सकते हो कि मतलब कि हमारे जितने भी पर्सन है उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर यहाँ पे ये जो 9 ह्यूमन वैल्यूज है, इनकी एक नेचुरल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, यानी कि अंदर से उनको होना चाहिए कि हाँ, ये सभी वैल्यूज मेरे अंदर होनी ही चाहिए। इसमें से ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। यानी कि हर इंसान के अंदर क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अफेक्शन होनी चाहिए, केयर होनी चाहिए, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ये सभी वैल्यूज हमारी हर एक इंसान के अंदर नेचुरली होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, वही चीज़ है कि
Natural acceptance refers to an individual's innate ability to recognize and affirm fundamental human values through self-exploration and inner reflection rather than external influence और social conditioning। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई पर्सन है, ठीक है, वो अपना सेल्फ एक्सप्लोरेशन करता है, वो अपने आप को जानता है, तो उसको पता चलता है कि ये जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, ठीक है, ये जो हमारी 9 फंडामेंटल वैल्यूज हैं, इनकी यहाँ पे उसके अंदर एक नेचुरल एक्सेप्टेंस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये 9 वैल्यूज को उसको सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में या फिर जो है किसी कंडीशनिंग में जो है एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, ये उसके अंदर एक नेचुरली ही होती हैं। ठीक है, और बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, now the concept natural acceptance of human values suggests that above values such as respect, trust, love, etc. are internally present within every human being, and by aligning one's thought and action with these innate values individuals can experience inner harmony and fulfillment। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि ये जो भी हमारी फंडामेंटल वैल्यूज हैं, ठीक है, ये हर इंसान के अंदर इंटरनली ही होती है। और अगर जो भी हमारे ह्यूमन बीइंग होते हैं, ठीक है, अगर वो अपने थॉट्स को, ठीक है, अपने थॉट्स को और अपने एक्शंस को, यानी कि जो भी वो सोच रहे हैं और जो भी वो काम कर रहे हैं, उनको अगर इन इन्नेट यानी कि इन वैल्यूज के साथ अगर वो अलाइन कर लेते हैं, यानी कि आप सिंपली समझिए कि वो जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करने में वो ध्यान रखते हैं कि वो काम में हमारी ये वैल्यूज जो है इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है, हम इन वैल्यूज के हिसाब से ही अपना काम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग ऐसा काम करते हैं जिसमें वैल्यूज इन्वॉल्व होती हैं, तो वहाँ पे जो है उसको एक इनर हार्मनी फील होती है। ठीक है, और फुलफिलमेंट फील होता है, यानी कि अंदर से उसको जो है एक अच्छा एहसास होता है। तो सिंपल सी बात है भाई कि जब भी हमारी लाइफ में ये सारी वैल्यूज़ होती है, ठीक है, हम लोग जब कोई काम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमें अंदर से काफ़ी खुशी होती है। तो यहाँ पे इस टॉपिक का मतलब यहाँ पे वही है, और आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एथिकल ह्यूमन कंडक्ट के बारे में। अब ये टॉपिक थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है और कुछ खास नहीं है। देखिए एथिकल ह्यूमन कंडक्ट का मतलब क्या है। Ethical human conduct refers to behavior that align with moral principles and values, ensuring actions are self-satisfying, beneficial to others and environmental friendly। देखिए सिंपल सी बात है, इसका मतलब यही है कि जो भी आप लोग यहाँ पे कुछ भी एक्शन आप लोग परफॉर्म कर रहे हो, जो भी काम आप लोग कर रहे हो, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो, वो यहाँ पे मॉरल प्रिंसिपल और वैल्यूज के साथ अलाइन हो रहा हो। ठीक है, यानी कि आपके काम में जो है कह सकते हो एक नैतिक शिक्षाएं दिख रही हो। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक वैल्यू दिख रही हो, यानी जो भी वैल्यूज अभी हम लोगों ने देखी वो सारी वैल्यूज उन काम में। तो देखिए जब ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं तो जो भी हम लोग काम करते हैं वो क्या होता है, उससे हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन तो मिलती ही है, वो दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल होता है और वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है, यानी वो हमारे नेचर के लिए भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है। बाकी देखिए इट प्रमोट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिंग विद इंटीग्रिटी, फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्पेसेस। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एथिकल ह्यूमन कंडक्ट होता है, ये हमारा क्या प्रमोट करता है कि हम लोग यहाँ पे एक अपना काम में अखंडता बनाए रखें, ठीक है, निष्पक्षता बनाए रखें और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाए रखें। ठीक है, कि हम जिम्मेदारी ले अपने काम की, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा यहाँ पे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों स्पेस में हमारे यहाँ पे कह सकते हो अच्छे तरीके से चीज़ें होती है। और बाकी देखिए अगर हम लोग बात करें ना, तो जो एथिकल ह्यूमन कंडक्ट है ये क्या है, ये कुछ और नहीं है बल्कि जब हमारे अंदर एक राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है ना, तो ये उसका एक नेचुरल आउटकम होता है। जब हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होती है तो हमें खुद से समझ आ जाता है कि हाँ हमें जो भी काम करना है, ठीक है, उसमें हमारी एक वैल्यूज होनी चाहिए, हमारा एक मॉरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, वही सब चीज़ें। और बाकी देखिए जब हम लोग यहाँ पे इस तरीके से परफॉर्म करते हैं अपने एक्शंस को, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें हार्मनी मेंटेन होती है ऑल लेवल्स पे, यानी कि सभी लेवल पे हमें एक हार्मनी फील होती है, चाहे वो हमारा इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे हमारा फैमिली लेवल पे हो, सोसाइटी लेवल पे हो या फिर नेचर के लेवल पे हो, सभी लेवल पे हमें एक हार्मनी देखने को मिलती है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने की एस्पेक्ट्स ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट के बारे में, तो यहाँ पे देखिए जब एथिकल ह्यूमन कंडक्ट क्या होता है कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि जो भी हम लोग एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उससे हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिली, और उसके बाद पीपल फ्रेंडली बिहेवियर होता है, उसके बाद इको फ्रेंडली, यानी जो भी एक्शन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली भी हो, यानी वो हमारे नेचर के लिए भी अच्छे हो। और उसके बाद देखिए ये सभी को इंक्लूड करता है, यूनिवर्सल होता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक को फायदा पहुंचा रहा है, ये सभी के लिए हमारा यहाँ पे बेनिफिशियल होता है। ना देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अपने बात करें कि अगर हम लोग एथिकल ह्यूमन कंडक्ट को हमें अंडरस्टैंड करना हो, तो इसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हो 3 टर्म्स में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहला हो गया वैल्यूज, दूसरा हो गया पॉलिसी एंड थर्ड हो गया कैरेक्टर। तो इन तीनों को एक एक करके हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जैसे सबसे पहला आ जाता है हमारे यहाँ पे वैल्यूज। देखिए वैल्यूज यहाँ पे क्या है भाई, वैल्यूज मतलब सिंपली जो हम लोगों ने अभी देखी, ठीक है, वही सारी हमारी वैल्यूज हो जाती हैं। तो ये हमारी फंडामेंटल बिलीफ्स होती हैं, प्रिंसिपल्स होती हैं, जो कि हमें गाइड करती हैं हमारे डिसीजंस और एक्शंस को। ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो सही गलत की जानकारी भी हमें यहाँ पे इन वैल्यूज से मिलती है। बाकी देखिए दिस कम्स थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन एंड राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड ऑफ वेरियस
एंड राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड ऑफ वेरियस लेवल्स। यानी कि देखिए भाई जो हमारे वेरियस लेवल्स होते हैं, चाहे वो हमारा सेल्फ लेवल हो, बॉडी का लेवल हो, फैमिली लेवल हो, सोसाइटी लेवल हो, नेचर लेवल हो, जब हमें यहाँ पे उनकी ज़रूरतें पता चलती है, जैसे सेल्फ की ज़रूरत क्या होती है भाई, हम लोगों ने इन सभी टॉपिक्स को हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। इसीलिए मैंने बोला कि यूनिट 5 आप लोग का कुछ खास नहीं है, जो टॉपिक्स आप लोगों ने देखा है बस उन्हीं को दोबारा से थोड़ा बहुत आप लोगों को देखना है। जैसे सेल्फ की नीड क्या होती है भाई, सेल्फ को चाहिए होता है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस। बॉडी को चाहिए क्या होता है भाई, बॉडी को चाहिए होती है फिजिकल फैसिलिटीज। फैमिली के अंदर नीड क्या होती है, फैमिली को चाहिए होता है ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लव, केयर, ठीक है। सोसाइटी को देखिए, सोसाइटी की सबसे बेसिक नीड क्या होती है कि सोसाइटी की नीड होती है कंप्रहेंसिव ह्यूमन गोल्स। और नेचर की लिए नीड क्या होती है कि नेचर की नीड होती है कि भाई म्यूचुअल फुलफिलमेंट, यानी कि आप नेचर से कुछ ले रहे हो तो बदले में आप भी उसको जो है चीज़ें दे रहे हो। तो देखिए जब हम लोग यहाँ पे इन सभी लेवल्स पे जो है इनकी नीड को अंडरस्टैंड करते हैं अच्छे से, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या होता है, एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है और यहाँ पे हमारे अंदर एक राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या होता है सभी की नीड को समझ पाते हैं और यहाँ पे उनको फुलफिल करने के लिए अपने एक्शंस को अच्छे से परफॉर्म करते हैं। और बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पॉलिसी के बारे में, तो देखिए पॉलिसी, देखिए पॉलिसी आप लोगों ने सुना है नीति, यानी कि अब देखिए ये पॉलिसी यहाँ पे क्या होता है भाई, पॉलिसी हमारा किसी इंसान के द्वारा भी बनाई जा सकती है, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ पॉलिसी बनाई जाती है, हमारे वर्क स्पेस में भी कुछ पॉलिसी बनाई जाती है, हमारे स्कूल में, कॉलेज में, देखिए हर एक जगह यहाँ पे कुछ हमारी पॉलिसीज होती हैं। तो ये पॉलिसी हमें क्या होता है भाई, ये पॉलिसी हमें फॉलो करनी होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है भाई, पॉलिसी हमारे बेसिकली कुछ सेट ऑफ रूल्स या फिर गाइडलाइंस होते हैं जो कि हमारा क्या होता है, जिसको हमें फॉलो करना होता है, जिसकी वजह से जो भी पीपल है वो यहाँ पे राइट चॉइसेस कर पाते हैं, ठीक है, एक राइट डिसीजन ले पाते हैं और यहाँ पे जो भी वो काम करते हैं उसके अंदर एक फेयरनेस होती है, ऑनेस्टी होती है। बाकी देखिए नीति यानी जो भी पॉलिसी वगैरह होती है, नीति पॉलिसी हिंदी वर्ड है, ठीक है। तो नीति प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एथिकल ह्यूमन कंडक्ट एज इट हेल्प्स इन मेकिंग द राइट डिसीजन। तो देखिए जो भी पॉलिसी होती है, जब हम लोग यहाँ पे उसको फॉलो करते हैं तो हम लोग यहाँ पे राइट डिसीजन ले पाते हैं, यहाँ पे एक गुड सोसाइटी क्रिएट होती है, ठीक है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे कुछ एक सेम रूल्स को सभी लोग फॉलो कर रहे होते हैं। उसके बाद देखिए भाई जो भी गवर्नमेंट और लीडर्स होते हैं तो उनके लिए भी कुछ पॉलिसीज होती हैं, तो वो भी जब उसके हिसाब से चलते हैं तो वहाँ पे उनकी हेल्प होती है। और उसके बाद देखिए जब हम लोग यहाँ पे अपना पॉलिसी, कुछ अच्छी पॉलिसीज को फॉलो करते हैं तो हमारा पर्सनल बिहेवियर भी इंप्रूव हमें देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कैरेक्टर के बारे में। तो देखिए कैरेक्टर तो आप लोग समझ ही रहोगे, कैरेक्टर मतलब कि जो मतलब देखिए कैरेक्टर अब इंडिविजुअल आ जाता है, ठीक है, कि एक इंडिविजुअल जो ह्यूमन बीइंग है उसका क्या कैरेक्टर है, ठीक है, क्या उसकी पर्सनल वैल्यूज हैं और क्या उसका बिहेवियर है जो कि उसके एक्शंस और डिसीजन को गाइड करता है। तो कैरेक्टर मतलब आप समझ रहे हो चरित्र, जो कि हर एक का अलग अलग होता है, उसके कामों से दिखता है, कर्मों से दिखता है। तो देखिए इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एथिकल लिविंग, शेपिंग हाउ इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट विद अदर्स एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। तो सिंपल सी बात है भाई कि ये हमारा एथिकल, यानी कि अगर हमें एथिक्स के हिसाब से रहना है तो उसकी फाउंडेशन होती है हमारा कैरेक्टर, ठीक है। हमारा कैरेक्टर अच्छा होगा तो हम लोग यहाँ पे अच्छे से रहेंगे, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे दूसरों से अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे और हम लोग सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करेंगे। अ पर्सन विद गुड कैरेक्टर डिमॉन्स्ट्रेट्स ऑनेस्टी, काइंडनेस, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ डिसिप्लिन एंड करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए अगर किसी पर्सन का गुड कैरेक्टर है, अच्छा कैरेक्टर है, तो उसके अंदर डिमॉन्स्ट्रेट मतलब कि दिखता है, उसके अंदर हमें क्या क्या दिखता है, उसके अंदर हमें दिखता है ऑनेस्टी, काइंडनेस, रिस्पेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हमें उसके अंदर तब देखने को मिलती हैं जब उसका एक गुड कैरेक्टर होता है। बाकी देखिए दीज क्वालिटीज हेल्प इन मेकिंग द राइट चॉइसेस, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रिएटिंग अ फेयर एंड पीसफुल एनवायरनमेंट। और यहाँ पे देखिए भाई जो ये क्वालिटीज होती हैं, हमारा ऑनेस्टी, काइंडनेस, ये सारी क्वालिटी क्या होती है, ये सारी क्वालिटी यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल को सही डिसीजन लेने में, ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड करने में और यहाँ पे एक फेयर और पीसफुल एनवायरनमेंट बनाने में यहाँ पे हेल्प करती हैं। बाकी देखिए गुड कैरेक्टर इंश्योर्स दैट पीपल एक्ट एथिकली इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, लीडिंग टू अ पर्सन्स इंटीग्रिटी एंड सोशल हार्मनी। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि भाई देखिए क्या है कि मान लीजिए हमारे हिसाब से चीज़ चल रही है तब तो हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से रहे, लेकिन कभी चीज़ें हमारे हिसाब से ना हो तब भी क्या हम लोग यहाँ पे अपने एथिक्स को फॉलो कर पा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप लोग का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और गुड कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब गुड कैरेक्टर होगा तो बैड सिचुएशन यानी कि कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आप अपनी अखंडता को बनाए रखेंगे, ठीक है, और सोशल हार्मनी को मेंटेन रखेंगे। डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इज एसेंशियल फॉर लीडिंग अ मीनिंगफुल एंड रिस्पेक्टफुल लाइफ वाइल प्रमोटिंग एथिकल वैल्यूज इन सोसाइटी। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाएंगे तो हम लोग एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे और यहाँ पे हम लोग जो है एथिकल वैल्यूज को भी प्रमोट कर पाएंगे सोसाइटी में। क्योंकि देखिए सोसाइटी क्या है, सोसाइटी इज नथिंग बट हम ही लोग तो हैं, हम ही लोग मिलकर सोसाइटी बनाते हैं। और नाउ देखिए अगर हम लोग बात करें डेफिनेटिवनेस इन एथिकल ह्यूमन कंडक्ट के बारे में, तो यहाँ पर देखिए डेफिनेटिवनेस का क्या मतलब है कि कह सकते हो अडिग बने रहना या फिर कह सकते हो अखंडता बनाए रखना। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब यह है कि आप लोग बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है, बिल्कुल क्लियर और कंसिस्टेंट हो कि क्या सही है क्या गलत है, जो सही है आप लोग वही काम कर रहे हो। इट मीन्स हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज, मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन देम एंड स्टैंडिंग बाय दो चॉइसेज इवन व्हेन इट्स हार्ड। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर बहुत ही स्ट्रांग मॉरल वैल्यूज है और आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो उन्हीं मॉरल वैल्यूज के हिसाब से ले रहे हो। और चाहे चाहे आपका समय अच्छा चल रहा हो, बुरा चल रहा हो, ठीक है, कुछ डिफिकल्ट टाइम हो, तब भी आप लोग यहाँ पे कह सकते हो उन मॉरल वैल्यूज पे ही अपने एक्शंस को परफॉर्म कर रहे हो।
अ पर्सन विथ एथिकल डेफिनेटिवनेस डज नॉट चेंज देयर प्रिंसिपल्स फॉर कन्वीनियंस और प्रेशर बट स्टेज ट्रू टू ऑनेस्टी फेयरनेस एंड इंटेग्रिटी। और यहाँ पे देखिए भाई, जब किसी पर्सन के पास जो है कह सकते हो एक डेफिनेटिवनेस होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है भाई, वो यहाँ पे मान लीजिए कि अब यहाँ पे देखिए, इसको ऐसा समझिए कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो एक्स कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, और मान लीजिए कोई वाई कंपनी है। अब वो वाई कंपनी उसको बहुत ही अच्छा पैकेज ऑफर कर रही है, एक्स के कंपेयर में बहुत ही मान लीजिए 2 गुना 3 गुना पैकेज ऑफर कर रही है, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप मेरी कंपनी में आइए, लेकिन अपनी कंपनी के कुछ सीक्रेट्स बताइए। तो क्या देखिए, क्या ये एथिकली सही है? एथिकली तो नहीं सही है, लेकिन वहाँ पे क्या है, उसको कन्वीनियंस मिल रहा है, उसको और ज़्यादा सैलरी मिल रही है। तो अगर देखिए, अगर उसके अंदर एक एथिकल डेफिनेटिवनेस है, तो वो यहाँ पे जो है उसके ऑफर्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर नहीं है तो भाई कर लेगा, ठीक है, और यहाँ पे अपने शेयर सीक्रेट्स वगैरह शेयर कर देगा। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि हम जो है हर एक पर्सन के अंदर एक डेफिनेटिवनेस होनी चाहिए। तो ये था हमारे यहाँ पे एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, बात करें हम लोग ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन के बारे में, तो देखिए किसी भी वर्ड के अगर ह्यूमनिस्टिक लग जा रहा है, तो ह्यूमनिस्टिक का मतलब होता है मानवतावादी, यानी कि मानवता के पक्ष में, या फिर कह सकते हो ह्यूमैनिटी के पक्ष में। तो यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे ऐसी एजुकेशन की बात करेंगे जो कि हमारा कह सकते हो एक ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि ह्यूमन की भलाई के, हमारा है ना, लोगों की भलाई के पक्ष में हो। देखिए, ह्यूमनिस्टिक का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि यहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर के बहुत पक्ष में हो, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट रखते हो ह्यूमन वेलफेयर वैल्यूज और डिग्निटी के पक्ष में। तो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का मतलब होता है कि ये हमारा इंक्लूड करती है, इनकलकेट मतलब कि अपने अंदर रखती है राइट अंडरस्टैंडिंग एट ऑल 4 लेवल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंस टू लिव इन अकॉर्डेंस विद इट। यानी कि देखिए, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे हम लोग राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, हाँ, ऑल 4 लेवल्स, यानी कि लेवल ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेचर। और उसके बाद यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप करते हैं ताकि हम लोग यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग रह भी सके, है ना। तो यही सारी चीज़ें होती है। बाकी देखिए, इट फोकसेज ऑन डेवलपिंग द होल पर्सन, देयर माइंड, इमोशंस एंड मॉरल वैल्यूज। तो यहाँ पे देखिए, ये पर्सन को डेवलप करती है। ये सिर्फ उसकी किताबी एजुकेशन नहीं, बल्कि उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। उसके बाद देखिए, इट टीचेस स्टूडेंट नॉट ओनली एकेडमिक स्किल्स, यानी कि देखिए सिंपल सी बात वही है कि ये सिर्फ एकेडमिक स्किल्स नहीं सिखाती है, बल्कि ये हमारा इंपॉर्टेंट वैल्यू जैसे कि ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी, इन सभी चीज़ों को हमें सिखाती है। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे की एस्पेक्ट की बात करें, तो यहाँ पे देखिए ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन हमारा क्या होता है, हमारी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करती है, हमारा एथिकल वैल्यूज़ में हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे सोशल और इमोशनल स्किल्स हमें सीखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे लर्निंग बियॉन्ड एकेडमिक्स, यानी कि एकेडमिक शिक्षा नहीं, बल्कि उसके ऊपर जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक अकॉर्डिंग, ठीक है, तो मतलब जब मानवता के पक्ष में हम लोग चीज़ों को देखते हैं, तो वो हमारा हो जाता है। उसके बाद देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रोफेशनल लाइफ, और हम लोग यहाँ पे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात करें, तो देखिए, ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन हेल्प्स पीपल बिल्ड स्ट्रॉन्ग वैल्यूज दैट गाइड देम इन देयर वर्क। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे कह सकते हो स्ट्रॉन्ग वैल्यूज को डेवलप करती है, और इन्हीं स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के साथ तो हम अपने प्रोफेशन में एथिक्स को मेंटेन कर पाएंगे। तो तभी हमारा क्या होगा, तभी हम लोग यहाँ पे अपने काम में अच्छे से काम कर पाएंगे। और उसके बाद देखिए, इट प्रिपेयर्स इंडिविजुअल्स टू मेक एथिकल डिसीजन, स्टे ट्रू टू देयर वैल्यूज एंड एक्ट रिस्पॉन्सिबली इन देयर प्रोफेशनल लाइफ। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि यहाँ पे भाई हमारा एथिकल डिसीजन मेंटेन करने में, और यहाँ पे कह सकते हो स्ट्रॉन्ग वैल्यूज मेंटेन करने में, रिस्पॉन्सिबल होने में, इन सभी चीज़ों में यहाँ पे हेल्प करती है प्रोफेशनल लाइफ में, वही सारी चीज़ें। बाकी देखिए, अभी हम लोगों ने देखा ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, अब हम लोग देखते हैं ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि हमारा एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे हमारे ऐसे लॉज एंड प्रिंसिपल्स हों, ठीक है, जो कि ह्यूमन डिग्निटी, राइट्स और इक्वलिटी को प्रमोट करते हों। जैसे कि देखिए, इट फोकसेज ऑन वेल बीइंग, यानी कि देखिए, ये किस पे फोकस करता है कि हमारा जो भी इंडिविजुअल्स है, सबकी, मतलब कि ये सभी की वेल बीइंग पे फोकस करता है। इंश्योरिंग दैट एवरी पर्सन हैज़ द फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर पोटेंशियल इन अ फेयर सोसाइटी। तो यहाँ पे देखिए, ये सभी को बराबर मौका देने की कोशिश करता है ना, कि ऐसे नियम और कानून होने चाहिए हमारे देश में जो कि सभी को बराबर मौका दे रहे हो। ऐसा ना हो कि किसी को जो है स्पेशली बहुत ज़्यादा मौका मिल जा रहा है। तो खैर आपको पता ही है, आजकल तो ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। लॉज एंड ऐसे बने हुए हैं जो कि कुछ लोगों को ज़्यादा स्पेशल मौका दे देते हैं, ठीक है। द एम इज़ टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर पीपल आर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड देयर बेसिक ह्यूमन राइट्स आर प्रोटेक्टेड रिगार्डलेस ऑफ रेस, जेंडर और बैकग्राउंड। और यहाँ पे देखिए, वही चीज़ है कि यहाँ पे इसका एम होता है कि ऐसी सोसाइटी डेवलप करना जहाँ पे हम लोग यहाँ पे लोगों को जो है रिस्पेक्ट दे रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे उनके जो भी ह्यूमन राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हों, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये सारी चीज़ें किसी भी रेस, जेंडर और बैकग्राउंड से ऊपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पार्टिकुलर रेस को हम लोग ज़्यादा जो है कह सकते हो फीचर्स दे रहे हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा स्पेशल प्रोविजंस दे रहे हैं, और किसी जेंडर को हम लोग ज़्यादा स्पेशली ट्रीट कर दे रहे हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल नियम कायदे कानून है। और आपको पता है ये सब चीज़ें नहीं हो रही, ठीक है, आजकल इन सभी चीज़ों में भेदभाव चल रहा है।
तो कहने को है, बाकी हो कुछ नहीं रहा है। और की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए ह्यूमन राइट प्रोडक्शन, तो यहाँ पे इसका की फीचर्स होता है ह्यूमन राइट प्रोडक्शन, इक्वलिटी और जस्टिस, सोशल वेलफेयर, डाइवर्सिटी यानी कि अभिन्नताओं के लिए रिस्पेक्ट होना, ठीक है, लोग अलग अलग कल्चर्स के लिए, और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स यानी कि ठीक है लोकतांत्रिक प्रिंसिपल्स होना। तो यही सारी चीज़ें हैं और बस पढ़ने को है, आप पढ़ लीजिए। पर्पज ऑफ ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, और देखिए इसका पर्पज क्या होता है। ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू क्रिएट अ सोसाइटी बेस्ड ऑन कंपैशन, रिस्पेक्ट एंड द बिलीफ दैट एवरी इंडिविजुअल डिजर्व टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड अपॉर्चुनिटी। देखिए यहाँ पे सिंपल से इसका मतलब ये है कि भाई हर एक पर्सन को हक है एक अच्छी लाइफ जीने का, ठीक है। यहाँ पे किसी को स्पेशल जो है कह सकते हो स्पेशल राइट्स नहीं मिलने चाहिए। इट वर्क्स टुवर्ड्स रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, प्रमोटिंग जस्टिस एंड इंश्योरिंग दैट पीपल कैन थ्राइव इन अ सपोर्टिव एंड फेयर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि सभी को एक कह सकते हो इक्वलिटी मिल रही है, जस्टिस मिल रहा है, और सभी लोग यहाँ पे जो है थ्राइव मतलब कि कोशिश कर पा रहे हैं जो है एक सपोर्टिव और फेयर एनवायरनमेंट में। ऐसा नहीं हो पा रहा है कि किसी के लिए एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जा रहा है, किसी के लिए बहुत बेकार हो जा रहा है। बाकी रियलिटी आपको पता ही है। और फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, इसको भी हम लोगों ने, अगर आप लोगों को याद हो तो थोड़ा बहुत पढ़ा था, बाकी इसको देखिए अब हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे। और अगर हम लोग बात करें तो देखिए यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर का मतलब क्या है। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर का मतलब है कि यहाँ ऐसा ह्यूमन ऑर्डर जहाँ पे सभी चीज़ें, जहाँ पे सभी लोग, सभी कम्युनिटी, सभी इंडिविजुअल्स, ठीक है, सभी नेशंस यहाँ पे साथ में मिलके काम कर रहे हो, ठीक है, और सभी हार्मनी के साथ काम कर रहे हो, यानी सभी में एक मत हो, है ना। ऐसा नहीं हो कि कोई अपना अलग बात बोल रहा है, कोई अपनी अलग बातें बोल रहा है, सभी लोग एक मत होकर जब काम करते हो, ठीक है, जस्टिस हो, इक्वलिटी हो सभी में, एक म्यूचुअल वेलबींग हो, म्यूचुअल फुलफिलमेंट हो, तो वही हो जाता है हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। बाकी देखिए इट इन्विजन्स अ सोसाइटी, इट इन्विजन्स अ वर्ल्ड वेयर ह्यूमन रिलेशनशिप, सोसाइटल स्ट्रक्चर्स एंड गवर्नेंस आर बेस्ड ऑन वैल्यूज सच एज ट्रस्ट, रिस्पेक्ट। और यहाँ पे देखिए ये हमारी एक ऐसे वर्ल्ड की कामना करता है, ठीक है, ऐसे वर्ल्ड को कोशिश करता है बनाने की जहाँ पे जो भी रिलेशनशिप है, स्ट्रक्चर है, गवर्नेंस है, वो हमारी ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और कोऑपरेशन में बिल्ड हो, ठीक है। मतलब सभी लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, सच्चाई से काम कर रहे हैं, भरोसे से काम कर रहे हैं। और बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसके की एस्पेक्ट की बात करें कि क्या क्या इसके की एस्पेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा इसका जो की एस्पेक्ट है वो है हार्मनी एट ऑल लेवल्स, ठीक है। तो जब यहाँ पे एक यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर होता है तो यहाँ पे सभी लेवल्स पे एक हार्मनी देखने को मिलती है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, फैमिली हो, सोसाइटी हो, नेचर हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आता है जस्टिस एंड को एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे हमारा एक यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर मेंटेन होता है तो यहाँ पे फेयरनेस होती है, इक्विटी होती है, ठीक है, इक्वालिटी होती है, और पीसफुल को एग्जिस्टेंस होता है सभी लोगों के बीच में। और उसके बाद देखिए फिर हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, यानी कि देखिए हमारा एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जो कि सिर्फ अभी नहीं बल्कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अच्छा हो, और नेचर की रिस्पेक्ट कर रहा हो, यानी कि ऐसा ना हो कि हम लोग बस अपने फ़ायदे के लिए डेवलप करके नेचर को बस नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और फिर नेक्स्ट हमारा आता है म्यूचुअल फुलफिलमेंट। तो यहाँ पे देखिए भाई जो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर में क्या होता है कि भाई सभी को साथ में एक म्यूचुअल फुलफिलमेंट मिल रही है ना, सभी को यहाँ पे हेल्प मिल रही है। और यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे सभी को लेके चलता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये गोज बियॉन्ड कल्चरल, रिलीजियस एंड नेशनल बाउंड्री, यानी ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक कल्चर, किसी स्पेसिफिक रिलीजन या फिर किसी स्पेसिफिक नेशन के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा हो, सभी को साथ में लेके चलता है। और उसके बाद देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसके बेसिस की बात करें तो यहाँ पे देखिए द ओनली बेसिस ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर इज हार्मनी अमंग द ह्यूमन बीइंग विच कैन बी अटेन थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे देखिए राइट अंडरस्टैंडिंग हमारा बेसिस होता है, कह सकते हो, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर का। और यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये सभी को साथ में लेके चलता है। जैसे कि ये हमारा, जैसे भाई फैमिली से क्या होता है, फैमिली से हमारा फैमिली क्लस्टर बनता है, यानी बहुत सारी फैमिली मिलकर फैमिली क्लस्टर बनाती है। और फिर ये फैमिली क्लस्टर मिलकर क्या होता है, एक विलेज या फिर कम्युनिटी बनाती है। और फिर ये बहुत सारे विलेज कम्युनिटी मिलकर विलेज क्लस्टर, और फिर हमें जो है एक वर्ल्ड फैमिली देखने को मिलती है। तो ये हमारा फैमिली से लेके वर्ल्ड फैमिली, यानी कि देखिए यहाँ पे हार्मनी हमारी फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली, हमें हार्मनी मेंटेन करनी होती है। यही होता है हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे यहाँ पे हॉलिस्टिक टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए हॉलिस्टिक टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। हॉलिस्टिक टेक्नोलॉजी का मतलब हमारी वो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो कि हमारी कह सकते हो ऐसी टेक्नोलॉजी पे फोकस करती है जो कि सिर्फ मतलब कि कह सकते हो तो हमारे फायदे के लिए नहीं बल्कि वो नेचर को भी दिखती है, ठीक है, वो नेचर, सोसाइटी और पीपल पर भी उसका इम्पैक्ट दिखती है। यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि सिर्फ प्रॉफिट या एफिशिएंसी के लिए नहीं बल्कि हमारी जो भी टेक्नोलॉजी है वो ये भी दिखती है कि उससे जो है हमारे नेचर को तो कोई हार्म नहीं हो रहा है, ठीक है, वो उससे हमारी सोसाइटी को, किसी पीपल को हार्म नहीं हो रहा है। जैसे देखिए holistic technology is an approach to designing and using technology that considers not just its efficiency or profit but also its impact on people, society and nature। यानी कि देखिए यहाँ पे ये ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि हमारा सिर्फ प्रॉफिट ना हो बल्कि हम लोग ये भी देखें कि उससे नेचर को कोई नुकसान नहीं हो रहा हो, सबको फायदा हो।
इट इंश्योर्स दैट टेक्नोलॉजी इज बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन एंड डज नॉट हार्म द एनवायरमेंट, ह्यूमन रिलेशनशिप और फ्यूचर जनरेशन। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि हमारा इंश्योर करता है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो हमारी लॉन्ग रन में बेनिफिशियल हो और वो हमारा एनवायरमेंट वगैरह को हार्म ना करे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमारा बेनिफिशियल हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ तुरंत का फायदा देख रहे हैं, फ्यूचर के लिए वो हमारा एनवायरमेंट को ही बहुत ज़्यादा खराब कर दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसके एस्पेक्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला एस्पेक्ट होता है लुक एट द बिगर पिक्चर। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग बात करें ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी की, अगर हम लोग बात करें यानी कि जो नॉर्मल हमारी टेक्नोलॉजीज होती हैं उनका मतलब क्या होता है, वो यहाँ पे सिर्फ फोकस करती हैं चीज़ों को फास्ट करने में, चीपर बनाने में और ज़्यादा पावरफुल बनाने में, ठीक है, मतलब कि कह सकते हो वो सिर्फ अपने प्रॉफिट पे ही फोकस करती हैं। जबकि जो हमारी हॉलिस्टिक टेक्नोलॉजी होती है वो क्या होती है, वो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन करती है कि जो भी टेक्नोलॉजी है क्या वो लोगों के लिए सेफ है, क्या वो नेचर को हार्म तो नहीं करेगी, क्या वो सभी के लिए फायदेमंद है और क्या वो लॉन्ग टर्म में अच्छे फायदे देगी। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर जब यस मिलता है, ठीक है, तभी यहाँ पे वो हॉलिस्टिक टेक्नोलॉजी यहाँ पे होती है। और बाकी देखिए ये हमारी इंक्लूड्स एवरीवन, यानी कि देखिए ये सभी को इंक्लूड करती है, ठीक है। इट इज डिजाइन टू मेक लाइफ बेटर फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट अ स्मॉल ग्रुप। इट कंसाइडर्स ह्यूमन हेल्थ, हैप्पीनेस एंड रिलेशनशिप, और यहाँ पे सभी एस्पेक्ट को कंसाइडर करती है, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ को भी, कि किसी को नुकसान ना हो, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो सब फिर आ जाता है प्रोटेक्ट्स नेचर। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटेक्ट्स नेचर, यानी कि देखिए जो हॉलिस्टिक टेक्नोलॉजी है वो इंश्योर करती है कि जो भी इनोवेशंस है वो इको फ्रेंडली है, ठीक है, वो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी, रिसाइक्लेबल मटेरियल और सस्टेनेबल मेथड से बनाई जा रही है। यानी कि वो यहाँ पे जैसे कि जो हमारी हॉलिस्टिक टेक्नोलॉजी है वो जनरली हमारी सोलर या फिर विंड एनर्जी का यूज करती है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है, ये हमारे कह सकते हो रिन्यूएबल होती हैं, ठीक है, रिसाइक्लेबल होती हैं और सस्टेनेबल होती हैं। और उसके बाद देखिए थिंक अबाउट द फ्यूचर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हॉलिस्टिक टेक्नोलॉजी है ये हमारा जो है ऐसी चीज़ें नहीं क्रिएट करती है जो कि हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। और यहाँ पे इट अवॉइड सोल्यूशन दैट गिव शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स बट लॉन्ग टर्म हार्म, यानी कि मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ है जो कि शॉर्ट टर्म में तो हमें फायदा दे रहा है पर लॉन्ग टर्म हार्म करे तो वो भी उससे भी बच के चलता है। और उसके बाद देखिए बैलेंसेस साइंस एंड एथिक्स। जैसे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जस्ट बिकॉज समथिंग इज पॉसिबल डज नॉट मीन इट शुड बी डन, यानी कि देखिए इस दुनिया में कोई बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हो सकती हैं, लेकिन अगर उसके होने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, ठीक है, हमारे कह सकते हो नेचर को या फिर किसी भी चीज़ को, तो ज़रूरी नहीं कि तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज यानी कि कुछ हो सकता है, कुछ चीज़ें हो सकती है, लेकिन अगर उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। तो हॉलिस्टिक टेक्नोलॉजी हमारे इस चीज़ में फोकस करती है। जैसे कि इसका अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखें तो देखिए एआई शुड बी डिजाइन टू बी सेफ एंड फेयर नॉट पावरफुल। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एआई है, ठीक है, तो आपको पता है एआई का बूम आजकल कितना ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा भी अवेयर हो तो एआई आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। तो अब इसको बनाया गया था सेफ और फेयर होने के लिए, लेकिन आज के दिन में एआई जो है कुछ ज़्यादा ही एडवांस होता जा रहा है और फ्यूचर में ये बहुत सारी जॉब्स भी इसकी वजह से जाने वाली हैं। तो देखा जाए तो एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि थोड़ा सा मतलब देखिए डेफिनेटली ये पावरफुल बहुत है और बेनिफिशियल भी बहुत है, बट कहीं ना कहीं ह्यूमन वेलफेयर में बहुत ज़्यादा अच्छी साबित नहीं हो रही है क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जॉब्स वगैरह जा रही हैं। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर प्रोडक्शन सिस्टम, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये टॉपिक हमारा बता रहा है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्शन सिस्टम है, यानी कि कुछ भी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम लोग कैसे इवेलुएट करेंगे कि वो हमारा जो है कह सकते हो सभी के भलाई के लिए। जैसे देखिए हम लोगों ने अभी क्या देखा, हॉलिस्टिक टेक्नोलॉजी। तो हॉलिस्टिक टेक्नोलॉजी के अंडर में मान लीजिए हम लोग कोई प्रोडक्शन सिस्टम की बात करें कि कुछ हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारा हॉलिस्टिक है, सभी के लिए बेनिफिशियल है, तो उसके लिए हमारा क्या क्या इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होना चाहिए। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया मतलब जांच, हम लोग कैसे जांच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम लोग कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं कि हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं सबसे पहली बात, ठीक है, और हमें हाउ यानी कि हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं कि उसको प्रोड्यूस करने की वजह से हमें जो है कुछ मतलब ऐसी चीज़ें तो नहीं यूज़ करनी पड़ रही है जो जिसकी वजह से नेचर को हार्म हो रहा हो या फिर किसी को हार्म हो रहा हो। फॉर होम टू प्रोड्यूस, हम लोग कर किसके लिए रहे कि किसी स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए तो नहीं कर रहे जिससे बस कुछ लोगों को फायदा हो बाकी सबको नुकसान हो या फिर बाकी को कोई मतलब ही ना हो। और हाउ मच टू प्रोड्यूस, और कितनी क्वांटिटी में हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं कि पता चले जितनी रिक्वायर्ड ना उससे ज़्यादा में प्रोड्यूस कर दें, ठीक है, या फिर जितनी रिक्वायर्ड उससे कम में कर रहे हैं। तो वो सभी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। और बाकी देखिए इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनका सही यूज हो, ठीक है, और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहे। और उसके बाद देखिए लोकल कंजप्शन के लिए भी प्रायोरिटी हो, यानी कि देखिए ऐसा ना हो कि वो यहाँ पे सिर्फ जो है किसी स्पेसिफिक मान लीजिए आप लोग कुछ बना रहे हो, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि जो आप लोग जो बना रहे हो वो सिर्फ बहुत ही कुछ बड़े लोगों के लिए या फिर कुछ दूसरे देशों के लिए हो, वो यहाँ पे लोकल कंजप्शन के लिए भी होना चाहिए, यानी कि वो आपके आसपास भी लोग यूज कर सके। उसके बाद देखिए पीपल फ्रेंडली होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, और शुड भी यूजर फ्रेंडली होना चाहिए कि जो भी आप लोग यूज बना रहे हो, ठीक है, वो यूजर फ्रेंडली हो, ठीक है। और उसके बाद सेफ टू द हेल्थ ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन सिस्टम। और देखिए जो भी प्रोडक्शन यानी कि जो बनाने में जो लोग इन्वॉल्व हैं, भाई बनाने में जो भी कंपनी में इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनकी हेल्थ के लिए भी सेफ हो, ऐसा ना हो कि उसको बनाते समय उनकी हेल्थ पे नुकसान हो रहा हो।
उसके बाद देखिए एक टॉपिक आ जाता है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर मैनेजमेंट मॉडल्स। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है कि जो भी आप लोग बना रहे हो, ठीक है, जो भी हॉलिस्टिक टेक्नोलॉजी है, तो उसके अंदर जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, तो उनके लिए क्या क्या कह सकते हो एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होना चाहिए। तो देखिए द मैनेजमेंट नीड्स टू फोकस एट द फुलफिलमेंट ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन सिस्टम एज वेल एज यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि देखिए जो मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, तो वो मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे उसको ध्यान रखना चाहिए, उसको फोकस करना चाहिए कि जितने भी लोग यहाँ पे इस प्रोडक्शन सिस्टम में इन्वॉल्व हैं उनकी फुलफिलमेंट पर तो फोकस करना ही चाहिए, लेकिन जो लोग यहाँ पे इस प्रोडक्ट को यूज करने वाले हैं उन पर भी यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, यानी दोनों पर यहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम को ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो होल यूनिट है उसको यहाँ पे एक फैमिली की तरह काम करना चाहिए, जो भी कंपनी है, ठीक है। उसके बाद कोऑपरेटिव और मोटिवेशनल होना चाहिए, सभी लोग साथ में मिलकर काम करें। उसके बाद देखिए एंश्योरिंग करेक्ट अप्रेजल ऑफ ह्यूमन लेबर, यानी कि देखिए जो ह्यूमन लेबर यानी कि जो भी जिससे भी काम ले रहे हो तो उसके मतलब उसका आप लोग को एक करेक्ट अप्रेजल, यानी कि भाई जो जितना काम कर रहा है उसके बदले में आप लोग उसको उतना कह सकते हो सही सैलरी दे रहे हो, है ना। ऐसा नहीं कि आप लोग काम बहुत ज़्यादा करा ले रहे हो का और उसको पैसा कुछ दे नहीं रहे हो। और उसके बाद देखिए टारगेटिंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉई एंड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एंड नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि देखिए यहाँ पे जो है एक टारगेट होना चाहिए कि यहाँ पे जो है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन हो, ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का भी एक अच्छा रिएक्शन हो, यहाँ रिलेशन हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ आप लोग प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो। तो इन सभी चीज़ों पर हमारा फोकस होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है इश्यूज इन प्रोफेशनल एथिक्स एंड मेथड्स टू रिसॉल्व। ना बात करें हम लोग यहाँ पे इश्यूज इन प्रोफेशनल एथिक्स एंड मेथड्स टू रिसॉल्व के बारे में, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आज के दिन में प्रोफेशनल है, ठीक है, प्रोफेशन है, और प्रोफेशनल एथिक्स में बहुत सारे हमें इशूज देखने को मिल रहे हैं। तो कौन कौन से इशूज हैं और कैसे उनको रिसॉल्व किया जा सकता है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे सबसे पहला इशू हमारा आ रहा है डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे देखिए इशू क्या है, इशू है सबसे पहली बात कि मिस यूज ऑफ पर्सनल डाटा है। यानी कि देखिए भाई आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे कि मान लीजिए गूगल ले लीजिए, ठीक है, आप लोग कोई जीमेल बना रहे हो आप, या फिर मान लीजिए आप जो सिम यूज़ कर रहे हो, तो उन कंपनियों के पास क्या होता है, उन कंपनियों के पास आप लोग का पूरा डाटा चला जाता है। तो कहीं वो आप लोग का जो डाटा है उसको यहाँ पे मिसयूज ना करें, ठीक है, उसको वायलेट ना करें। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए कि जो भी यूजर डाटा है, भले आपके पास उसका डाटा है पर आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, और सिक्योर सिस्टम को यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे यूजर से जो है क्लियर कंसेंट लेना है कि अगर आप लोग को कुछ यूज करना है तो आप लोग यूजर से एक क्लियर कंसेंट लीजिए, ऐसा ना हो कि उसको यहाँ पे आप लोग मिसलीड करिए। और उसके बाद देखिए एआई एंड टेक्नोलॉजी एथिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो एआई है, ठीक है, तो आजकल एआई के डिसीजंस में भी देखिए जो एआई को डेवलप कर रहा है, जो भी उसको लीड कर रहा है, तो वो यहाँ पे क्या कर सकता है कि वो कुछ बायसनेस फैला सकता है, ठीक है, कि हो सकता है कि वो बायस डिसीजन दे और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ना हो एआई के डिसीजंस में। तो यहाँ पे देखिए अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि जो सोल्यूशन है, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि जो है टेस्ट एआई फॉर फेयरनेस मेक डिसीजन मेकिंग ट्रांसपेरेंट, यानी कि देखिए सोल्यूशंस का यही है कि हमारा जो एआई है, ठीक है, वो उसको चेक करना है कि वो डिसीजन को ट्रांसपेरेंट रखे, ठीक है, और यहाँ पे फेयरनेस के लिए चेक करें हम लोग। और उसके बाद देखिए वर्क प्लेस हैरेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो है जेंडर या रेस या बैकग्राउंड के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बहुत ही अनफेयर ट्रीटमेंट जो है कर लेते हैं लोगों का। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें डाइवर्सिटी को प्रमोट करना चाहिए और एक क्लियर पॉलिसी हमें क्रिएट रखनी चाहिए। इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमें ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहिए जो कि इन्वायरमेंट को हार्म करे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक इशू है, तो इसको रिसॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे वेस्ट को रिड्यूस करेंगे, ठीक है, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को फॉलो कर यूज करेंगे। उसके बाद देखिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो भी कंपनी है उनको सिर्फ प्रॉफिट पे प्रायोरिटी नहीं रखनी चाहिए, उनको यहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि उसका यहाँ पे सोशल और इन्वायरमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। ना नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें मीडिया एंड मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो आप लोग को पता है कि जो हमारा मीडिया है वो आज के दिन में कितनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन कभी कभी फैला देता है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि भाई कुछ भी पब्लिश करने से पहले आप लोग फैक्ट चेक कर रहे हो, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट सोर्सेज को लेकर। और हेल्थ केयर की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए भाई कुछ लोगों को बहुत ही इनइक्वल एक्सेस मिल रहा है, तो वहाँ पे भी हमें चेक करना चाहिए कि सबको फेयर एक्सेस हो, यहाँ पे पेशेंट जो है पेशेंट की हम लोग गोपनीयता को भी मेंटेन रख सकें। तो यही सारी चीज़ें हमारी होती हैं। और बाकी ये था हमारे यहाँ पे यूनिट नंबर 5 ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।